हम कर रहे थे अपना सीजीएल और ये आपको 48 में से 17th शिफ्ट पे आप एंटर कर चुके हो। ठीक है, 16 तक अगर आपको कंबाइंड देखनी है तो मतलब मुझे 16 की सारी शिफ्ट देखनी है, 14 की सारी शिफ्ट देखनी है, 12 की सारी शिफ्ट देखनी है, 13 की एक साथ एक वीडियो में। तो दूसरा चैनल है एक राजबीर सिंह ऑफिशियल, उस पर मैंने प्लेलिस्ट बना के डालता रहा हूँ मैं। ठीक है, सीजीएल 2024 की भी ऐसे ही मिल जाएंगी, अब 25 की चल रही हैं, एमटीएस की भी ऐसे ही मिल जाएंगी, सीएचएसएल की भी ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे चौथे मैं वहाँ पे कंबाइंड करके डाल देता हूँ, मतलब मैंने अपने नाम से वैसे ही क्रिएट कर रखा है वो चैनल, तो उस पर डाल देते हैं अलग से कि उस पर हो जाएगी इकट्ठी। ठीक है, ओके। तो 17 शिफ्ट है, इसमें बात करेंगे 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट की। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एरर बताओ इस क्वेश्चन में क्या है। द फिशरमैन कोट मैनी फिशेज, ये गलत है, ये गलत है। फिशेज का फिशेज होता ही नहीं है, फिश सिर्फ एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में सेम ही यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, ऑप्शन 1 ए में दे रखा है। द फिशरमैन मैन caught many fish from the lake yesterday and sold them in the market at a good price। ओके, ऐसे बोल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है हम लोगों ने किसका, इग्नोमेनी का। इग्नोमेनी जो है आपका, इसका मतलब जो है आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब आपको देखने को मिलता है अपमान। ठीक है, एक और बोल सकते हो आप तिरस्कार। ठीक है, निंदा भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं, बुराई भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिसग्रेस, इसका बताना क्या है, एंटोनियम बताना है। डिसग्रेस भी सेम ही होता है। एस्टीम, एस्टीम आपको देखने को मिलता है आदर, सम्मान, सम्मान लिखते हैं भाई। रिस्पेक्ट भी आप इसका मतलब समझ लो, इन इंग्लिश को मिक्स कर देता हूं मैं, तो आंसर मेरा यही है। डिसऑनर और शेम सेम होती है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका इग्नोमनी का एंटोनियम एस्टीम आपको देखने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम्स में गिन सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है स्पेलिंग बतानी है, एक ऐसा वर्ड जो रेफर करता है सेंसेशन को डिज्नीनेस के या लॉस ऑफ बैलेंस के। मतलब क्या है कि एक ऐसा शब्द जहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम अपना जो क्या बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ बैलेंस, मतलब असंतुलित हम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये सारी स्पेलिंग गलत मलत हैं, एक स्पेलिंग इनमें से बिल्कुल सही है, और वो वाली स्पेलिंग आपकी ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखी है। ठीक है, वर्टिगो, वर्टिगो क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो बेहोश होना भी बोल सकते हो, बेहोशी की हालत भी बोल सकते हो, चक्कर आना बोल सकते हो। ठीक है, असंतुलित होना भी बोल सकते हो, संतुलित, संतुलित होना भी बोल सकते हो। ठीक है, इतने मतलब इसके आप बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग साथ में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल करना होगा, करो। द फिलोसफर्स डिस्कोर्स वॉज सो डैश, सो दैट के बीच में आपका एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब भी आ जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है जरूरत किस चीज की है। नोट नोट ओनली नहीं है, ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्कॉलर्स कुड फुल्ली कॉम्प्रीहेंड इट्स नॉन्स्ट इंट्रिकेसीज, इंट्रिकेसीज कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, फिलोसफर्स कौन होते हैं, दार्शनिक। ठीक है ना, दार्शनिक का जो डिस्कोर्स था, उसने जो मतलब बताया, उसने मतलब जो भी डिस्कोर्स किया उसने मतलब बताया, या उसने भाषण एक तरीके से जो दिया, ठीक है, वो क्या था, वो सो डैश था, वो सो परस्पिक्यूअस था। परस्पिक्यूअस एडजेक्टिव की जरूरत है यहाँ पे, तो परस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो था। रिकॉन्डाइट था, रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है, रिकॉन्डाइट का मतलब होता है कठिन, या फिर गुड बोल सकते हो, गुड जो मतलब समझ में आसानी से ना आने वाला हो। प्लूसिड का मतलब क्लियर बोल सकते हो आप लोग, आसान बोल सकते हो, जिसको सही से समझ सकते हो वो बोल सकते हो। फैसाइल, फैसाइल का मतलब बोल सकते हो जिसको आसानी से समझ सकते हैं, सतही बोल सकते हो इसको। ठीक है, मतलब
ठीक था भाई, मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, ओके। देखो 3 ऑप्शन से एक जैसे दे रखे हैं और रिकॉन्डाइट अलग दे रखा है, जो कठिन है गुड है। अब समझो, आंसर तो मिल गया लेकिन समझो कैसे। जो फिलोसफर था उसका जो डिस्कोर्स था वो बहुत ज्यादा क्या था, रिकॉन्डाइट था, वो बहुत ज्यादा गुड था, मतलब जो आसानी से समझ में नहीं आ सकता था। ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्कॉलर्स, केवल मात्र मुट्ठी भर जो स्कॉलर्स थे, कुड फुल्ली कॉम्प्रीहेंड, अच्छे तरीके से वही समझ पाए इट्स न्यूएंस्ड इंट्रिकेसीज, उसकी जो उसके अंदर जो गुड बातें थी ना, जो थोड़ी सी गहरे लेवल की जो बातें थी, उनको सिर्फ मुट्ठी भर स्कॉलर्स ही वहां पे जो बैठे थे वो उसको सिर्फ समझ पाए। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग मिलके काम कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक, ओके। आगे क्या है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ईडियम का मतलब बताओ। टू टिल्ट एट विंड मिल्स, विंड मिल्स ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पीछे जो है कुछ वीडियोस पहले आप देख सकते हो, इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये पहले आ चुका है, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, ये वॉइस का क्वेश्चन है। द टेक्नीशियंस विल बी इंस्टॉलिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है, इसका हमने पैसिव वॉइस ढूंढना है। विल बी इंस्टॉलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, विल बी के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगानी है। कहाँ पे है, ढूंढो। द न्यू फैब्रिऑप्टिक केबल्स ऑल मॉर्निंग, कहने का मतलब क्या है, द न्यू फैब्रिक ऑप्टिक केबल्स विल बी इंस्टॉल्ड गलत है, विल हैव बीन इंस्टॉल्ड गलत है, विल बी बीइंग इंस्टॉल्ड ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विल बी के साथ बीइंग और फिर आपका जो है इंस्टॉल्ड यहाँ पे लग जाएगा, और आपका बाय द टेक्नीशियंस ऑल मॉर्निंग आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि हम लोग मिलके सॉल्व कर लेते हैं, दिक्कतों को तो रहने नहीं देते, उनको छड़ के फेंक देते हैं एक तरीके से। ठीक है, ओके है। तो कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग, हम लोग लाइव रख सकते हैं, वीडियो बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे ले सकते हैं, दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, पूरी वीडियो नहीं, वो क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमसे 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एरर का क्वेश्चन है। सेल्डम, अब देखो सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नेगेटिव वर्ड जब सेल्डम शुरुआत में ही आता है तो वो इन्वर्जन बना देता है, इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं सेल्डम इन्वर्जन बनाता है, तो इन्वर्जन क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब जाएगी आपकी, और यहाँ पे फिर आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत भी होगी। अब ये अकेली रियलाइज लिख रखी है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका पास्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा पहले। डू वी रियलाइज हाउ फॉर्चुनेट वी आर टू हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड। ये ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, 1A में दे रखा है। समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट बॉक्स आपके पास है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि होमोनिम बताना है हम लोगों ने, किसका, क्वेरी का। ठीक है, द क्वेरी वॉज अबंडेंट आफ्टर द लाइमस्टोन वॉज एक्सोटेड। लाइमस्टोन वॉज एक्सोटेड का मतलब है क्या है, पत्थर जो है ना खत्म हो गया। द क्वेरी वॉज अबंडेंट, देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ऐसा जो है यहाँ पे इसका मतलब ये बोल सकते हो, ऐसा पत्थर बोल सकते हो, या खनिज या मिनरल उसको आप बोल सकते हो, जो निकाले जाते हैं लाइमस्टोन्स के अंदर से, वो वाली मतलब यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है। ऑप्शंस हैं 4, एक में अलग मतलब होगा, वो निकालना होगा। द वर्कर्स ड्रिल्ड डीप लिखा हुआ है तो क्वेरी का मतलब यहाँ पे भी वही मिलेगा। द सुपरवाइजर इंस्पेक्टेड द क्वेरीज सेफ्टी मेजर्स, यहाँ पे भी इसका मतलब जो है आपको सेम ही देखने को मिलेगा। द माइनर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आपको इसका मतलब सेम ही देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द हंटर्स परस्यूड देयर क्वेरी थ्रू द फॉरेस्ट, क्वेरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, शिकार, क्या होगा, शिकार। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी का क्या मतलब होगा,
शिकार इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है हम लोगों ने करके बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने बताना है। शैवनिस्ट ये एक व्यक्ति होता है तो नाउन होगा। शैवनिस्ट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जो कट्टर देशभक्त है। ठीक है, कट्टर देशभक्त। ठीक है। बेलिग्रेंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, जिसको युद्ध पसंद है, यानी कि युद्ध प्रिय बोल सकते हो आप इसको, युद्ध प्रिय। ठीक है। मैवरिक का मतलब क्या होता है, मैवरिक का मतलब आपको देखने को मिलता है स्वतंत्र विचार वाला। ठीक है, स्वतंत्र विचारों वाला। ओके। पैसिफिस्ट शांति प्रिय, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। सारे डिफाइन करने के चक्कर में बताया गया। चलो कोई नहीं, आगे बहुत क्वेश्चन होंगे, उनमें से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10th है। ये हमारा जो है नरेशन का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना होगा। द मैनेजर सैड ये तो होएगा, दैट यहाँ पे हम लगा देंगे। फिर आई जो है किसके पास जाएगा, मैनेजर के पास जाएगा, तो हम इसका बना देंगे ही। तो दैट ही फाइंड्स, दैट यहाँ से होगा। फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड है तो हैड फिनिश्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है। द रिपोर्ट यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्लियर आंसर है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात है ही नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। अगले क्वेश्चन में फिल करना होगा। चलो देखते हैं। द डिटेक्टिव हैड टू डैश मैनी क्लूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स केस। डिटेक्टिव ने है ना क्या किया था, पुटअप किया था। ये फ्रेजल जो है वर्ब आपकी हैं यहाँ पे। ठीक है। पुटअप मतलब चीज़ों को साथ में इकट्ठी करना। पीस टुगेदर साथ में जोड़ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ पीस टुगेदर बोल सकते हैं। यहाँ पे टू आ रहा है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही, आपको दिख रही है, फ्रेजल वर्ब है तो। ठीक है। ब्रेक डाउन तोड़ना। गिव इन आप जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख के मुझे बता सकते हो कि गिव इन का क्या मतलब होता है। अच्छा, तो इन दोनों में से एक आंसर। पुटअप तो रखना साथ में, और पीस टुगेदर एक चीज से दूसरी चीज जोड़ना। अब डिटेक्टिव साथ में थोड़ी ना रखेगा, एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ेगा और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करेगा। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस का क्वेश्चन है। द एंशिएंट सिटी वॉज डिस्कवर्ड आपका लिखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाय आर्कियोलॉजिस्ट लास्ट सेंचुरी। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि इसका एक्टिव वॉइस ऑप्शंस में से कौन सा होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड है अपना, उसको देखते हैं। वन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बिलीव एनीथिंग विदाउट प्रूफ। जो मतलब बिना प्रूफ के किसी भी चीज के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं, बिना विश्वास के वो काम नहीं करता, मतलब उसको विश्वास होना चाहिए। क्रेडुलस विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय या जो आसानी से विश्वास कर सकते हैं, जो चीज जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। स्केप्टिक होता है संशयवादी या संदेहवादी भी बोल सकते हो, यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, जो शक करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं शक करेगा ही करेगा। एग्नोस्टिक आप किसको बोल सकते हो, एग्नोस्टिक आप ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। साइनिक होता है निंदक जो बुराई करता है, बुराई करने वाला भी आप इसको बोल सकते हो, करने वाला। मैं बुराई तो नहीं कहना चाहूंगा, इसकी जगह पे आलोचना लिख लो, आलोचना करने वाला। ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका कर्सर कहाँ है, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बोल्ड सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर देख रखी है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। द न्यू पॉलिसी एम्स, एम जब करते हैं तो एट नहीं करते भाई, एम के बाद टू करते हैं। एम जो है किसी के ऊपर टू करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस सही आंसर हो जाएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम अगला क्वेश्चन है। द इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफाई दैट वट दो आपके रिलेटिव प्रोनाउन आपके हो नहीं सकते साथ में, तो जरूरत किसकी है। द इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफाई दैट द यूजर मस्ट डू टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। दैट नहीं होगा भाई, वट होगा, क्या उसको करना है,
यूजर को क्या जो है जरूरी अभी चाहिए है चीज कंप्लीट करने के लिए रजिस्ट्रेशन। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही होता है, आपका ऑप्शन जो है सही होगा मस्ट वट इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये दोनों आंसर नहीं है। वट द यूजर मस्ट डू, वट द यूजर मस्ट डू, मस्ट द यूजर डू, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट जो है ना यूजर जो सब्जेक्ट है उससे पहले चला गया, ये गलत बात आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन ये क्या है, ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है, देखो बनाते हैं इसको भी। द डायरेक्टर रिकमेंडेड कमेंटेड दैट द स्क्रिप्ट वॉज कंपेलिंग है, द बजट एलोकेटेड फॉर इट्स प्रोडक्शन वॉज इनएडिक्वेट। देखो ये आपका इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट ये लिखा हुआ है, इसको हमने डायरेक्ट में लेके आना है। अच्छा तो क्या करेंगे, द डायरेक्टर सैड, द डायरेक्टर सैड, द डायरेक्टर सैड, द डायरेक्टर सैड, ये तो सब में ही सेम मिलेगा। उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा अपना शुरू। सब्जेक्ट क्या है, द स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट हमारा सब्जेक्ट है, तो सब में द स्क्रिप्ट ही लिखा हुआ है, ये भी नहीं पकड़ सकते हम लोग। तो वॉज कंपेलिंग लिखा हुआ है तो इज कंपेलिंग आपका हो जाता है, तो विल बी को काट दो, वॉज कंपेलिंग को काट दो, हैज बीन कंपेलिंग को काट दो, इज कंपेलिंग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बट द बजट एलोकेटेड फॉर इट्स प्रोडक्शन, यहाँ पे आपका वॉज दिया हुआ है तो इसको भी हम इज में चेंज कर देंगे, इनएडिक्वेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, आसान होता है समझने की, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना मतलब ज़रूरत ही नहीं है इतने ज़्यादा दिमाग लगाने की। ठीक है ना। आगे क्या है, देखो क्या है। अच्छा पैराजम्बल का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखते हैं इसको, जोड़ते हैं कड़ी से कड़ी। फर्दर मोर आया है तो मेरा ये पहले नंबर पे नहीं हो सकता। ठीक है, फर्दर मोर हिस्ट्रिकल contexts often the development and shape interpretation of ethical frameworks। ठीक है, एथिक्स के बारे में बात कर रखी है, एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, वेरी गुड, मैं ये पहले नंबर पे ले लेता हूँ। एथिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है तो इसको मैं पहले नंबर पे रखता हूँ, फिर ऑप्शंस के पास जाऊंगा दो ऑप्शंस देखने से पहले। एथिक्स एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर्स मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न ए पर्सन्स बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, ये तो मेरे बिल्कुल सही है। तो दूसरा पहले नंबर पे किस किस में लिखा हुआ है, पहले में लिखा है और तीसरे में लिखा है, तीसरा पहले, चौथा पहले पर, तीसरा, पहला तो पहले नंबर पे वैसे भी नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर मतलब यार 2 कदम आगे रहता ही है, हम सोच रहे थे कि ऑप्शन से निकाल सकते हैं, चलो वापस जाओ, दूसरे पे ही डाउट रखो, दूसरा पहले नंबर पे है ही है तो आप तीसरे को भी हटा सकते हो और दूसरे ऑप्शन को भी हटा सकते हो। श्योर, 2 ऑप्शंस बच गए तो जोड़ने की कोशिश करेंगे। एथिक्स के बारे में बात कर रखी है कि एथिक्स जो है ना एक ब्रांच है एक तरीके से, एथिक्स जो है फिलोसफी की एक ब्रांच है जो सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करती है मोरल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको, जो गवर्न करते हैं एक आदमी के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, ये मान के चलो। ठीक है, तो हम किससे जोड़ें, तीसरे से जोड़ के देखते हैं। उसके बाद फर्दर मोर हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट्स, नहीं जुड़ रहा भाई, नहीं जुड़ रहा। फर्दर मोर हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट्स ऑफन द डेवलपमेंट एंड शेप, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 से ही जाओ और ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर होगा। देखो फिर दूसरे के बाद तीसरा, बिहेवियर को डिफाइन कर दिया, फिर उसमें क्या है, इट ड्वेल्स इनटू द क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रोंग। जब हम ये सीख जाते हैं हमारे व्यवहार में, जब एथिक्स होते हैं, नैतिकता होती है, तो हम देखते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं गलत और सही के बीच में, बुरे और अच्छे के बीच में, इन बोथ इंडिविजुअल एक्शंस एंड सोसाइटियल स्ट्रक्चर्स हम फिट हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, तीसरा हो गया, उसके बाद चौथा, ये तीसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। फिर क्या है, ये एक्सप्लोरेशन जो है ना वो एक स्टैटिक नहीं है, एज इवॉल्विंग कल्चर नॉर्म्स, जैसे कि कल्चर जो नॉर्म्स होंगे हमारे और जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होंगी हमारी, वो कंटिन्यूअसली चैलेंज करेंगी एस्टेब्लिशमेंट को, जो भी मोरल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। देखो साइंस वर्सेस एथिक्स, ठीक है, उनके बीच में जो है आपको वर्सेस यानी कि विरोधाभास उन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। और उसके बाद लास्ट में चौथा
जो है आएगा। फर्दर मोर इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो, इसके साथ ये चीज आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो इसके साथ, है ना। हिस्ट्रिकल जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो डेवलपमेंट और शेप इंटरप्रिटेशन करते हैं एथिकल जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको फिर भी, ठीक है। ओके सही है, सही पहचान गए हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 18th, ये कहता है कि सिनोनिम बताओ स्क्रूपलस का। स्क्रूपलस एडजेक्टिव वर्ड होता है स्क्रूपलस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑप्शंस में तो नहीं लिखा, डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है। ऑनेस्ट तो ये एंटोनियम हो जाता है इसका। बताना क्या है, सिनोनिम बताना है। अच्छा, ईमानदार बोल सकते हो, ऑनेस्ट बोल सकते हो, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ आप इसको बोल सकते हो, कर्तव्यनिष्ठ जो अपने कर्तव्य की पालना करता है। कॉन्सेंटियस ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ये भी एडजेक्टिव ही है। तो कॉन्सेंटियस का मतलब क्या होता है, सेम होता है कर्तव्यनिष्ठ, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। केयरलेस और स्लोपी तीनों एक जैसे ही होते हैं, यानी कि इसके सिनोनिम्स है ये तीनों के तीन, ठीक है। स्लोपी भी और केयरलेस भी और डिसऑनेस्ट भी। ईमानदार मतलब ईमानदार नहीं, बेईमान, लापरवाह, अपने काम के प्रति ध्यान ना देने वाला, वो होता है, ठीक है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, चमकदार, चमकदार। दिखने में आकर्षक भी बोल सकते हो, आकर्षक बोल सकते हो इसको, ठीक है। लुभावना बोल सकते हो, लुभावना, ठीक है। बस और तो क्या है, क्या है, मेरिटिशियस, मेरिटिशियस ये जो है आपका क्या होता है, ये आपको देखने को मिलता है भ्रामक, भ्रामक, झूठा, मिथ्या, ये सब जो है मतलब इसके बोल सकते हैं हम लोग। लक्ल्यूस्टर, लक्ल्यूस्टर भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है फीका, ठीक है। नीरस बोल सकते हो, नीरस जिसमें कोई रस नहीं है। फ्लूमिनेंट, फ्लूमिनेंट भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। फ्लूमिनेंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लूमिनेंट का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भाई जो तेज है, तीवर है, तीखा है, ये सब मतलब देखने को मिल जाते हैं। सेराफिक ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है देवदूत जैसा, देवदूत के जैसा या देवदूत जैसा। ओके ठीक है, आंसर निकालना है सर मेरे को, कैसे निकालूं, चलो देखते हैं, ट्राई करके निकाल पाते हैं कि नहीं हम लोग, ठीक है। चलो देखो क्या है, ल्यूमिनस होता है चमकदार, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, हटा दो। हाँ फीका हो सकता है कोई भी चीज़, ऑप्शन नंबर सी में डाल दो, एंटोनियम डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसका कोई मतलब तेज से कोई लेना देना नहीं, देवदूत से कोई लेना देना नहीं है, भ्रामक से कोई लेना देना नहीं है, फीके से हो सकता है। एक तो कोई चीज़ ल्यूमिनस है, चमकदार है, और एक चीज़ कोई लक्ल्यूस्टर एक तरीके से आपको देखने को मिलती है, फीकी है, आकर्षक नहीं है, इतनी जो है उस लेवल की आकर्षक जो है वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कोरेंट पैराग्राफ में लगाना होगा, हमें उसको बनाना होगा। चलो पहला सेंटेंस पढ़ो, द फ्रेग्रेंस दैट राइजेस फ्रॉम द अर्थ आफ्टर रेन इज चेरिस्ड बाय मैनी अक्रॉस कल्चर्स। देखो जब बारिश होती है तो धरती से एक सुगंध निकलती है, वो सबके द्वारा मतलब प्रेज की जाती है, उसकी प्रशंसा जो है की जाती है। सुगंध, फ्रेग्रेंस सुगंध होती है, ठीक है। ओके, ये पहले पे हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, ये पहले पे हो सकता है भाई, क्योंकि फ्रेग्रेंस की एक तरीके से बात की गई है। ओके, दिस प्लेजेंट स्मेल, भाई ये दूसरे पे हो सकता है, पहले के बाद दूसरा यहाँ पे दे रखा है। दिस प्लेजेंट स्मेल, ये जो प्लेजेंट स्मेल है ये कैसे काम करती है, इसको जो है जाना जाता है पैट्रिकोर के रूप में। ओके, ये एक टर्म है जो ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है, और इसका मतलब ग्रीक में क्या होता है, स्टोन या फिर ब्लड ऑफ गॉड्स होता है। ये बात बिल्कुल सही जुड़ रही है, क्योंकि दिस प्लेजेंट स्मेल लिखा हुआ है ना फ्रेग्रेंस की इंट्रोडक्शन देने के बाद, पहले के बाद दूसरा इसी में है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही और करेक्ट आंसर है। तीसरा, दिस सेंट, सेंट सुगंध, दिस सेंट कम्स फ्रॉम प्लांट ऑयल्स और एक कंपाउंड कोल्ड जियोस्मिन, जियोस्मिन रिलीज बाय सोइल बैक्टीरिया। जो ये सुगंध है या सेंट है, ये जो है पौधों के तेल से निकलता है, जिसको हम जियोस्मिन
जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोस्मिन बोलते हैं, जो रिलीज किया जाता है सोयल बैक्टीरिया के द्वारा। सोयल जो बैक्टीरिया होता है, मिट्टी का जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा। चौथे नंबर पे चौथा ही आएगा, इट इवोक्स ए डीप सेंस, ये जो है एक हमें गहरी जो है सेंस देता है, ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड फ्रेशनेस, नॉस्टैल्जिया और फ्रेशनेस, ताजगी और मतलब नॉस्टैल्जिया होता है पुरानी जो यादें होती हैं, नॉस्टैल्जिया होता है, नॉस्टैल्जिया और फ्रेशनेस देता है हमें, ठीक है। रिमेनिंग पीपल ऑफ रेनेबल एंड काम आफ्टर स्टॉर्म, कहने का मतलब क्या है, ये हमें गहरी जो है ताजगी और यादें हमें देता है, और लोगों को मतलब जो स्टॉर्म होता है उसको, तूफान के बाद जो हमें हमारे लिए जो रिन्यूअल और काम मतलब नवीनीकरण और शांति की एक तरीके से हमें याद दिलाता है, ठीक है। तूफान का कौन से का मतलब हो रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गहराई वाली बात कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, ठीक है, डिस्टर्ब्ड हूँ, ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ और मुझे कुछ ऐसा दिख गया, जैसे वो द फॉग एक पोइम है क्लास नंबर 10th में, ठीक है ना, क्लास नंबर 10th में है, फॉग पोइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है पोइम आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ओके, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें वो छोटा सा मतलब बर्फ़ का टुकड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है और वो सैड था जो पोइट है, ठीक है, और वो उससे क्या हो जाता है, खुश हो जाता है ना, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ओके। तो मतलब अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो मुझे कोई भी मतलब बारिश आ गई जैसे, ठीक है, तो वहाँ से जो बारिश से जो सुगंध देखने को मिलती है, या बारिश में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, एकदम बारिश आ जाती है या थोड़ा सा रुक के बारिश आती है, किसी भी तरीके से बारिश आती है, तो मैं थोड़ा सा खुश एक तरीके से हो सकता हूँ, और पुरानी जो नॉस्टैल्जिया है ना, और पुरानी जो यादें हैं, है ना, क्या पता क्या याद आ जाए उस समय पे, तो वो वाली बात ही आपको देखने को मिलती है, ओके। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है, लास्ट के 5 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर आपको लास्ट क्वेश्चंस जो है 5 देखने को मिलेंगे, ओके। तो चलो पहले पैसेज हमें पढ़ना होगा, उसके बाद हम जो है इनके आंसर्स जो है एक तरीके से दे सकते हैं। तो चलो भाई कोशिश करते हैं इसको आपको समझाने की, और खुद भी समझने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 4 डिकैड्स, दशकों से अगर आप देखने के लिए जाओगे, डिकैड्स 10 साल का समूह होता है। इंडियाज़ अर्बन डेवलपमेंट हैज़ बीन synonymous with हाई राइज हाउसिंग, मेट्रो लाइन्स एंड ग्लिटरिंग कमर्शियल स्पेसेस, ये तो बात सच है। दशकों से हम सुनते आ रहे हैं कि जो भारत का जो शहरी विकास है ना, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, मेट्रो की लाइनें, चमचमाते जो मतलब हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल जो स्पेसेस हैं, उनको देख के हम ये मानते हैं कि वाह भाई वाह भाई वाह, क्या शहर है, शहर तो उनको ही बोलते हैं। हाउएवर फिर भी हम लोग ये बोल सकते हैं, लेकिन beneath this glossy facade lines is less discussed reality, the challenge of sustainable urbanization। कहने का मतलब क्या है, इसके पीछे आप ये समझ सकते हो, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये जो चमक दमक होती है इसके पीछे बहुत कम चर्चा जो है की जाती है। किन चीज़ों की, जो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है, मतलब जो हमारे सामने चैलेंज है ना, जो सच्चाई है, द रियलिटी ऑफ चैलेंज, द रियलिटी चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, मतलब हमारे सामने एक चुनौती है, ये चमकदार जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई जाती हैं भाई, इसी को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो उनके पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, सतत जो शहरीकरण है उसकी सच्चाई छिपी हुई है उसके पीछे, ठीक है, ओके। कैसे, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे समझ में आएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रैपिड मतलब जब भी कोई चीज़ तीव्र गति से प्रगति कर रही होती है उसको आप रैपिड बोल सकते हो, बोलते हो। रैपिड माइग्रेशन टू सिटीज हैज रिजल्टेड एन अनप्लान्ड ग्रोथ, ओवर स्ट्रेच्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। कैसे, मतलब तेजी से लोग है ना शहरों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जब तेजी से लोग जा रहे हैं तो अनप्लान्ड ग्रोथ, उसको राइटर ने कहा है कि अव्यवस्थित जो है वो वृद्धि, विकास, अव्यवस्थित विकास उसको कहा गया है। ओवर स्ट्रेच इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब
बहुत ज़्यादा दबाव शहरों के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन भी आपको देखने को मिलता है, पर्यावरण का जो क्षति होती है वो भी आपको देखने को मिलता है। द सिटी ऑफ द आइडिया ऑफ ए स्मार्ट सिटी, आपके देश में 100 स्मार्ट शहर बनने थे, उसमें से हरियाणा का एक गुरुग्राम था, ठीक है, था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर आजकल बात ही नहीं होती है ना। आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी इज ऑफन सेलिब्रेटेड एज ए फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन। जो स्मार्ट सिटी बनाएंगे शहरों को, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम, वो फ्यूचरिस्टिक मतलब आने वाले भविष्य का एक मतलब नींव रखी गई थी कि उसको है ना बड़ा मतलब ये कहा गया था कि ये इन बातों का सॉल्यूशन एक तरीके से देखने को मिलेगा, जो डिग्रेडेशन है एनवायरमेंटल या फिर ओवर स्ट्रेच जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनप्लान्ड जो ग्रोथ है, इनके सारी समस्याओं को दूर कर देगा ये 100 शहर जो है ना। धीरे धीरे हम सारे शहरों को मतलब जितने भी शहर हैं छोटे बड़े, उनको हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर देंगे, पहले 100 को करेंगे, तो ये सॉल्यूशन होगा मतलब एक तरीके से। बट विदाउट एड्रेसिंग बेसिक इश्यूज सच एज वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सेक्रेसिटी एंड एक्विटेबल हाउसिंग, स्मार्टनेस रिमेन्स सुपरफिशियल। कहने का मतलब क्या है, सुपरफिशियल का मतलब होता है कि आप है ना जब बात करते हो चीज़ों की कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे चीज़ों को कर देंगे, वो सारे मतलब गड़ंगे बोलते हैं हरियाणवी में उनको, ठीक है, ओके। सुपरफिशियल एक्स्ट्रावोगेंट वाली चीज़ होती है, मतलब बेकार का खर्चा आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, फिजूल खर्ची, या सुपरफिशियल उसको मैं बोल सकता हूँ सिर्फ कहने में या कागज़ों में, ठीक है, ओके। तो फ्यूचरिस्टिक प्लान के रूप में रखा गया था, बिना इस सोच के कि बेसिक इश्यूज क्या हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे, वो जो पानी की कमी है शहरों में वो कैसे दूर करोगे, इक्विटेबल जो हाउसेज होंगे उनको कैसे करोगे। इक्विटेबल का मतलब हो जाता है जैसे आप प्लान करते हो कुछ चीज़ों को, है ना, उन चीज़ों का मतलब अच्छे तरीके से निपटान कैसे करोगे, उन इतने लोगों का जो माइग्रेशन होगा यहाँ पे शहरों में, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, ये वाली चीज़ें है ना। बिजली की कमी, पानी की कमी, है ना, और स्मार्टनेस रिमेन्स, ये जो सारी जो स्मार्टनेस है, ये जो सारी चीज़ें हैं केवल और केवल ऊपरी तौर पर ही दिखाई गई, सुपरफिशियल थी सारी की सारी। मैनी अर्बन लोकल बॉडीज स्टिल स्ट्रगल विद आउटडेटेड है ना, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल स्कीम्स। एज अ रिजल्ट प्रोजेक्ट्स ऑफन प्रायोरिटाइज विजिबली ओवर वायबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, 2 लाइनें पढ़ दी मैंने। बहुत सारे ऐसे जो है आपको शहरों की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं कि आज भी पुराने तरीके के सिस्टम से ही चल रही हैं, और उनके पास जो है लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है ना, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है शहरों को, अर्बन जो सिटीज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो वो क्या होता है उस समय पे, वो चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड एक तरीके से करते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अगर परिणाम स्वरूप आप चीज़ों को देखोगे तो प्रोजेक्ट्स जो है ना हमेशा प्रायोरिटीज़ यानी कि प्राथमिकता जो है किस पे रहती है, भाई प्राथमिकता के ऊपर जो विजिबिलिटी है वो ओवर वायबिलिटी है। कहने का मतलब क्या है, दिखावे पे ध्यान दिया जा रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। आगे फर्दर मोर और भी इसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है ना। फर्दर मोर इसके साथ साथ इसके अलावा द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस सिटीज वाइडन्स द अर्बन डिवाइड। कहने का मतलब क्या है, इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि शहरों में संसाधनों का जो असमान वितरण आपको देखने को मिलता है, रिसोर्सेज का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने को मिलता है। इसने जो खाई है ना और गहरा कर दिया है उसको, ठीक है। मेन वॉइल मेट्रोज लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, स्मॉलर टाउन्स रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स। इस लाइन ने थोड़ा कहा ज़्यादा समझा बता दिया। जहाँ पे आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करोगे लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, है ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं, इनोवेशंस भी हो रहे हैं,
लेकिन छोटे टाउन्स की अगर बात करोगे तो उनको डिप्राइव्ड ऑफ किया जाता है। डिप्राइव्ड के साथ ऑफ जो है फिक्स प्रेपोजिशन होती है भाई, परे करना, एक साथ एक साइड में छोड़ देना, उनको डिप्राइव्ड ऑफ रखा गया है। क्वालिटीज़ हेल्थ केयर से, एजुकेशन से, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से उनको बिल्कुल बाहर रखा गया है। द माइग्रेशन ऑफ टैलेंट एंड लेबर फ्रॉम दीज टाउन्स परपेचुएट्स रीजनल इम्बैलेंस क्रिएटिंग ओवरक्राउडेड मेट्रोपोलिसेस, हाँ वही है, एंड डीपोल्यूटेड हिंटरलैंड्स। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जब छोटे शहरों से जो टैलेंटेड लोग हैं या टैलेंट जो है या आप लेबर को बोल सकते हो, उसका छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाना इनबैलेंस जो है करते हुए दिखता है, और जिससे ये जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, महानगर जो हमारे हैं, वो भीड़ भाड़ वाले और पिछड़े इलाकों में जो जनसंख्या होती है, जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, वहाँ पे जो जनसंख्या है ना वो डीपोल्यूटेड हो जाती है, वहाँ पे जो लोग हैं ना बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, ओके। एडिंग टू द क्राइसिस टू इज climate change which magnifies the vulnerabilities, floods in Chennai, heat waves in Delhi and air pollution almost every major city highlight the unsustainable nature of urban growth। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इन छोटे छोटे शहरों से जब लोग पलायन करते हैं, एक जगह पे ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो इससे संकट और भी ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा संकट तब बढ़ता है आपका जब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज आपको देखने को मिलते हैं, जो कमज़ोरियों को और ज़्यादा गहरा कर देता है, जैसे कि चेन्नई में बाढ़ का आना, दिल्ली में लूओं का चलना गर्मियों के टाइमों में। ठीक है, और लगभग हर शहर में प्रदूषण की जो समस्या है, शहरी विकास की जो अस्थिर जो प्रगति है ना, उसको जो है क्या करती है, उजागर करती है, उसके बारे में और ज़्यादा हमें बताती है। लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा राइटर ने, द ट्रू टेस्ट ऑफ अर्बन प्रोग्रेस लाइज नॉट द स्काई स्क्रैपर्स और डिजिटल डैशबोर्ड्स बट लाइवेबिलिटी इन लाइवेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, ये लाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा। सबसे गहरा जो टेस्ट है ना, वो अर्बन प्रोग्रेस का, शहरी विकास का, प्रगति का, वो किस में लाई करता है, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं, स्काई स्क्रैपर्स में नहीं, और डिजिटल डैशबोर्ड्स में नहीं है, वो रहने की सुविधा कितनी अच्छी है। लिवेबिलिटी में डिपेंड करता है कि आपका शहर रहने लायक है भी कि नहीं रहने लायक है। ठीक है, सिटीज़ मस्ट बी डिज़ाइन अराउंड पीपल, लोगों के आसपास जो है, लोगों सिटीज़ को, शहरों को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, नॉट व्हीकल्स, साधनों के लिए नहीं। अराउंड इंक्लूसिविटी नॉट एक्सक्लूसिविटी, मतलब जो सिटीज़ है ना, वो डैशबोर्ड में या गगनचुंबी जो इमारतें हैं डिजिटल बोर्ड में, इन डिजिटल डैशबोर्ड सॉरी, उसमें नहीं, बल्कि रहने योग्य परिस्थितियों में होना चाहिए। और शहरों में लोगों के इर्द गिर्द शहर बनाए जाने चाहिए, वाहनों के लिए नहीं। समावेशिता के आधार पर हमें बात करनी चाहिए, बहिष्कार के रूप में नहीं। ठीक है, एक्सक्लूसिविटी का मतलब है कि यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ओवर क्राउडेड हो गया या रहने लायक ही नहीं बचा है शहर, है ना, वो वाली चीज़ आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब जिन घर वहाँ पे अगर हम ले सके, सस्ती आवास सुविधा आप इसको बोल सकते हो। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगी एक तरीके से हो जाती है, तो एफिशिएंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका कुशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ट्रांसपोर्ट कैसे कुशल होएगा, ट्रांसपोर्ट ऐसे कुशल होएगा भाई, आपको मतलब ऑफिस जाना है या दिल्ली, बड़े बड़े जो शहर हैं हमारे, मुंबई, ये सब है, तो वहाँ पे भाई ट्रांसपोर्ट की दिक्कत भी होती है और दिक्कत नहीं भी होती है, तो एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका। ठीक है, ओके। एंड ग्रीन स्पेसेस आर नॉट लग्जरियस बट एसेंशियल्स। ग्रीन स्पेसेस का मतलब क्या है, पेड़ पौधे जहाँ पे शांति मिले, ठीक है, वो वाली जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस मैटर वे से नहीं है, वो सिर्फ भोग विलासिता के लिए नहीं कह रहे हम लोग, वो ज़रूरतें हैं, एसेंशियल्स हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, ओके। अनटिल पॉलिसी मेकिंग, जब पॉलिसी मेकिंग की जाती है, शिफ्ट्स फ्रॉम ऑप्टिक्स टू आउटकम्स, इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विल रिमेन इनकम्प्लीट इन ए टेल ऑफ एम्बिशन दैट आउटपेसेस इट्स फाउंडेशन। कहने का मतलब क्या है, जब तक नीति निर्माण दिखावे से रिजल्ट्स की ओर नहीं जाता, सिर्फ दिखावा ही नहीं चलेगा, जैसे सोर्स स्मार्ट सिटी वाला दिखावा ही था। मैं कोई सरकार का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी वो दिखावा ही कहूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, टोटली
गलत को गलत बोलना गलत नहीं है, ठीक है, सही को सही बोलना सही है, ठीक है, ओके। तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये सब चीज़ें, मतलब वो 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन स्मार्ट सिटीज़ की भी हालत देख लो और उन छोटे शहरों की भी हालत देख लो, ठीक है, वो वाली चीज़ है आपकी। तो वही चीज़ है, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो नीति निर्माण है, उसको सिर्फ दिखावे में नहीं रखो आप, उसके जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं उनकी तरफ जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तो भारत का जो शहरी जो परिवर्तन है ना, वो अधूरा ही रहेगा, ठीक है। और एक ऐसी जो है महत्वाकांक्षा की कहानी जो आगे अपनी नींव से मतलब निकल जाएगी, तो भाई उससे पहले आप जो है चीज़ों को संभाल सकते हो, ठीक है ना। वो ये वाली बात यहाँ पे की गई है इस पैसेज के अंदर। अभी क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, पहले तो पेन ले लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है व्हाट इज द सेंट्रल इशू डिस्कस्ड इन द पैसेज। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर मैं पढ़ दूं तो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडियन सिटीज, अनसस्टेनेबल एंड अनइक्वल अर्बन ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। देखो इतना समझा पाता हूं मैं आपको, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है पैसेज को पढ़ाने के बाद कि भाई आपके सामने मैं ऑप्शंस पढ़ दूंगा तो भाई आपको आंसर निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटीज सुपरफिशियल। जो स्मार्ट सिटी हैं उनका आइडिया जो है सुपरफिशियल ही क्यों नजर आता है, ठीक है। ओवर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। पुअर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इग्नोरिंग कोर इश्यूज लाइक वेस्ट एंड हाउसिंग, ये बात बिल्कुल सही है। रैपिड माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किससे है, ऑप्शन नंबर सी से है। हम इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, हाउसिंग जो है कैसे होगी, है ना, प्रॉपर हाउसिंग कैसे हो सकती है ना, उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, क्वालिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट consequence arises from unequal resource distribution across cities, overcrowded big cities and declined small towns, reduced pollution and cleaner environment, balanced regional economic growth, lower cost of living metropolitan cities या फिर areas आप यहाँ पे बोल सकते हो। देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे आपकी बात की जा रही है ऐसी जो है परिस्थिति खड़ी होती हैं, अनइक्वल जो रिसोर्सेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जब उनका है सिटीज के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर क्राउडेड बड़ी सिटीज हो जाएंगी और उनका जो है स्मॉल टाउन्स जो है डेक्लाइन करेंगे। स्मॉल टाउन्स भी तभी ग्रोथ करेंगे जब टैलेंट और जो क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे जितनी की ज़रूरत होगी उतना तो रहे। वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। और ये माइग्रेशन जो है छोटे शहरों के लिए भी सही नहीं है और बड़े शहरों के लिए भी सही नहीं है, ठीक है, ओके। इससे क्वालिटी डाउन आती है फिर बड़े शहरों की, ठीक है, ओके। वर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड बी द फोकस ऑफ अर्बन डिज़ाइन। ऑथर के अनुसार जो फोकस है अर्बन डिज़ाइन का वो क्या हो सकता है, स्पीड एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सेंटर्ड इंक्लूसिविटी, वेल्थ जनरेशन या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। देखो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की बात नहीं करी, वेल्थ जनरेशन की भी बात नहीं करी, स्पीड और टेक्नोलॉजी की भी नहीं बात करी। इसमें बात की गई थी कि ह्यूमन सेंटर्ड इंक्लूसिविटी की बात की गई थी, जो समावेशिता है, मतलब वो बात नहीं की थी कि मतलब ह्यूमन फोकस्ड अप्रोच को ध्यान रखना है। मतलब हम है ना स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बट ये देख नहीं रहे कि हमारी जो रहने लायक हमारे शहर बचे हैं कि नहीं बचे हैं। प्रदूषण की तरफ ध्यान नहीं है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं है, ठीक है। अब हाँ देखो ये लिखा हुआ है ना, ट्रू टेस्ट ऑफ अर्बन प्रोग्रेस इज नॉट इन स्काई स्क्रैपर्स या फिर डिजिटल डैशबोर्ड्स, लिवेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आपकी शामिल हो जाती हैं, ठीक है, ओके। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा पर्टिकुलर शिफ्ट का,
अकॉर्डिंग टू द पैसेज वर्स्ट मस्ट रिप्लेस द करंट अप्रोच टू अचीव मीनिंगफुल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा क्या हो सकता है, जो ऐसा कौन सा बदलाव हो सकता है जो हमारी अभी अप्रोच चल रही है उसमें अचीव करने के लिए एक मीनिंगफुल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें प्रायोरिटाइजिंग टेक्नोलॉजी ओवर ह्यूमन वेलफेयर, ये तो गलत बात हो जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे तो। रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी गलत बात होगी। एक्सपेंडिंग मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज रैपिडली, आप मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज बढ़ाते रहो, शहरों को बड़े करते रहो, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए ना। आप शिफ्ट कर सकते हो फोकस अपीयरेंस पे, जेन्युइन जो आउटकम्स हैं उनके ऊपर, तभी आप जो है क्या कर सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप जो है जो अर्बन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसको मीनिंगफुल बना सकते हो या उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। उस चीज पे ध्यान देना होगा कि असली जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकल रहे हैं और हम उनको कैसे बेस्ट एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये आपका शिफ्ट जो है 17th कंप्लीट हो गया है यहाँ पे आउट ऑफ 58th। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 18th। ठीक है, 48 में से 18 गए, 20 रह जाते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं 30 रहते होंगे भाई, 8 में से 8 गए 0 3, हाँ 30 रहते होंगे। ठीक है, तो ओके कोई बात नहीं, 18 के बाद जो आपके 30 रह जाएंगे, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना जो है कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है भैया, हम वीडियो को लाइक कर देते हैं, फिर आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और फिर वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, हर वीडियो के लास्ट में मैं ये 3 रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप है ना अपने विचार जरूर डाल के बताया करो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, आगे के लिए चीज़ें डेवलप कर सकें, सोच सकें, है ना, आगे चीज़ों को बढ़ा सकें। ये सब चीज़ें जो है करते रहें, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट रहेगी उसमें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।